हेलो दोस्तों, आज हम राजस्थान के लोक देवता पढ़ेंगे। राजस्थान में 5 फेमस लोक देवता हुए। राजस्थान में 5 लोक देवता फेमस हुए, जिसका नाम है गोपा मेहरा। ये ट्रिक है। ये क्या बच्चों? ट्रिक है गोपा मेहरा। गो से गोगा जी, पा से बाबू जी, मैं से मैं आज मांग लिया, है से हड़बू जी और रा से रामदेव जी। राजस्थान में 5 लोक देवता फेमस हुए हैं, जिसकी शॉर्ट ट्रिक है गोपा मेहरा। गो से गोगा जी, पा से पाबू जी, मैं से मेहा जी, है से हड़बू जी और रा से रामदेव जी। इनमें सर्वाधिक फेमस हुए थे वो थे पाबू जी। सबसे ज्यादा पाबू जी फेमस हुए थे। तो आज हम पाबू जी के बारे में पढ़ेंगे। आज हम पाबू जी के बारे में पढ़ेंगे। पाबू जी राठौर राजपूत था। राठौर राजपूत। पाबू जी क्या था? राठौर राजपूत। पाबू जी का जन्म कब हुआ? 1239 ईस्वी को। और कहाँ हुआ? वो है कोलूमंड। और कोलूमंड कहाँ पड़ता है? तो कोलूमंड पड़ता है जोधपुर में। पाबू जी के पिता का नाम था धांधल जी राठौर। धांधल जी राठौर। पाबू जी के माता का नाम था कमला दे। पाबू जी के माता का नाम था दोस्तों कमला दे। पाबू जी के पत्नी का नाम पाबू जी की पत्नी का नाम था सुप्यादे या फूलमदे। ये सुप्यादे फूलमदे है। ये अमरकोट का राजा था। अमरकोट का राजा था सूरजमल की पुत्री थी। पाबू जी की पत्नी सुप्यादे अमरकोट के राजा सूरजमल उसकी पुत्री थी। पाबू जी की घोड़ी का नाम था केसर काल में। पाबू जी के सहयोगी भी थे, जिनका नाम है चांदा, डेमा, हरमल। समझ में आया दोस्तों? पाबू जी का जन्म 1239 ईस्वी में कोलूमंड जोधपुर में हुआ था। पिता का नाम धांधल जी राठौर था। माता का नाम कमला दे था। पत्नी का नाम सुप्यादे था या फुलमदे था। और जो अमरकोट के राजा सूरजमल की पुत्री थी। घोड़ी का नाम केसरकाल में था। सहयोगी चांदा, डेमा, हरमल था। आगे हम पढ़ते हैं। पाबू जी का प्रतीक चिन्ह तो पाबू जी का प्रतीक चिन्ह था क्या था? बाला लिए हुए अश्वारोही। बाला लिए
हुए अश्वारोही। बाबूजी का दोस्तों, बाबूजी का प्रतीक चिन्ह बाधा लिए हुए अश्वारोही था और बाबूजी की पाग, बाबूजी की पाग बोले तो पगड़ी, ये बाईं ओर झुकी हुई फेमस थी, बाईं ओर, बाईं ओर झुकी हुई फेमस थी, झुकी हुई प्रसिद्ध थी। बाबूजी का प्रतीक चिन्ह था बाधा लिए हुए अश्वारोही। बाबूजी की पाग का पगड़ी थी जो बाईं ओर झुकी हुई प्रसिद्ध थी। दोस्तों, एक गांव है जायल और यह गांव पड़ता है नागौर में। ये जायल गांव है, ये नागौर में पड़ता है। और इस जायल गांव की एक थी महिला, क्या थी? महिला, जिसका नाम था देवली चारण। जिसका नाम था देवली चारण। देवली चारण गाय चराती थी, गाय, और गायों के साथ उसके पास एक घोड़ी थी और घोड़ी का नाम था केसर कालनी। ये केसर काल में बाबूजी की घोड़ी थी। केसर काल में ये पहले देवली चारण के पास थी। बाबूजी का एक बहनोई भी था, बहनोई, जिसका नाम था जिंदराव खिंची। जिंदराव खिंची। तो जिंदराव खिंची ने देवली चारण की घोड़ी केसर काल में को देखा। देखते ही जिंदराव खिंची को ये देवली चारण की घोड़ी केसर काल में अच्छी लगी, अच्छी लगी और जिंदराव खिंची ने ये देवली चारण घोड़ी लेने का मन बना लिया और देवली चारण से कहा कि ये घोड़ी तो मुझे अच्छी लगी और ये घोड़ी मुझे चाहिए, आप मुझे दे दो। लेकिन देवली चारण ने ये घोड़ी देने से इनकार कर दिया कि मैं ये घोड़ी आपको नहीं दूंगी। क्यों नहीं दूंगी? क्योंकि मैं गायों की रक्षा के लिए केसर काल में घोड़ी हमेशा तत्पर रहती है। गायों पर जो भी संकट आता है उनको ये केसर काल में घोड़ी बचाती है। तो इस प्रकार जिंदराव खिंची को मना कर देती है कि मैं आपको घोड़ी नहीं दूंगी। थोड़े दिन बाद, कुछ समय बाद बाबूजी ने यह घोड़ी देवली चारण की घोड़ी देखी। केसर काल में घोड़ी देखी। कौन सी घोड़ी? केसर काल। तो बाबूजी को ये घोड़ी बहुत अच्छी लगी। तो बाबूजी ने भी देवली चारण से कहा कि ये केसर काल में घोड़ी मुझे अच्छी लगी है, मुझे दे दो। तो देवली चारण ने वही जवाब दिया जो जिंदराव खिंची को दिया कि ये गायों की रक्षा करती है, गायों पर जो भी संकट आता है उनसे गायों की मदद करती है। तो ये मैं ये केसर काल में घोड़ी आपको नहीं दे सकती। पर बाबूजी ने कहा कि आपकी गायों पर जब भी संकट आएगा तो मैं आपकी गायों की रक्षा करूंगा। इस शर्त पर बाबूजी ने ये केसर काल में घोड़ी ले ली देवली चारण से और देवली चारण ने भी ये केसर काल में घोड़ी बाबूजी को दे दी। कुछ समय बाद क्या हुआ? कुछ समय बाद जिंदराव खिंची को पता चला कि ये घोड़ी देवली चारण ने बाबूजी को दे दी है, हमें नहीं दी। तो जिंदराव खिंची ने अपना अपमान समझा कि ये घोड़ी हमें नहीं दी तो ये हमारा अपमान किया देवली चारण ने। इसलिए जिंदराव खिंची ने देवली चारण से बदला लेने की कोशिश की। देवली चारण से बदला लेने की कोशिश की और बदला लेने के लिए देवली चारण की गायों को जिंदराव खिंची ने बंदी बना लिया। क्या बना लिया दोस्तों? बंदी। गायों को, देवली चारण की गायों को बंदी बना लिया। तो आपको पता ही है कि केसर काल में घोड़ी बाबूजी को दी और बाबूजी की
शर्त थी कि मैं आपकी गायों पर जब भी संकट आएगा तो मैं आपकी गायों की रक्षा करूंगा। तो पाबू जी ने अपने शर्त निभाते हुए आए और जिंदराव खिंची से गाय छुड़ाने के लिए युद्ध किया। जिंदराव खिंची से पाबू जी ने युद्ध किया। तो जोधपुर के ढेंचू गांव में, जोधपुर में गांव है दोस्तों, उनका नाम है ढेंचू। और लड़ते लड़ते हुए बाबूजी गायों को छुड़ाने के लिए लड़ते लड़ते हुए जोधपुर के ढेंचू गांव में वीर गति को प्राप्त हो गए। क्या हो गए? वीर गति को प्राप्त हो गए। आगे बढ़ते हैं। बाबूजी है ना दोस्तों, बाबूजी को मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय, दिया जाता है। बाबूजी को मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है। ऊंट के बीमार हो जाने पर बाबूजी की पूजा की जाती है। ऊंट के बीमार होने पर बाबूजी की पूजा की जाती है और मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय बाबूजी को दिया जाता है। एक ऊंट पाले जाते हैं रायका या रेवानी। ये ऊंट पालक जनजाति है, ऊंट पालक जाति है। तो ये जाति बाबूजी को अपना आराध्य देव मानती है। आराध्य देवता मानती है। कौन सी जाति? रायका और रेवारी एक ऊंट पालक जाति। बाबूजी के बीमार होने पर ऊंट के बीमार होने पर बाबूजी की पूजा की जाती है। बाबूजी को ऊंटों का देवता, प्लेग रक्षक, के नामों से जाना जाता है। बाबूजी को ऊंटों के देवता, प्लेग रक्षक के नाम से भी जाना जाता है। बाबूजी की फड़, अब बात आती है बाबूजी की फड़। दोस्तों बाबूजी की फड़ सबसे चौड़ी है, सबसे चौड़ी है बाबूजी की फड़। और ये सबसे लोकप्रिय भी है। बाबूजी की फड़ सबसे लोकप्रिय भी है। तो आप बता सकते हैं कि सबसे लंबी फड़ किसकी है? सबसे लंबी की बात आती है तब देवनारायण जी फड़ की आती है। सबसे लंबी फड़ देवनारायण जी की फड़ है, सबसे लोकगाथा वाली देवनारायण जी की फड़ है। लेकिन सबसे चौड़ी और सबसे लोकप्रिय फड़ की बात आती है तो बाबूजी की फड़ है। बाबूजी की फड़ का वाचन करने वाली जाति बाबूजी की फड़ का वाचन करने वाली जाति आयड़, नायक, थोरी। आयड़, नायक, थोरी जातियां बाबूजी की फड़ की वाचन करते हैं। और रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ बाबूजी की फड़ सबसे चौड़ी है
सबसे लोकप्रिय हैं। पाबू जी की खड़का वाचन रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। पाबू जी की खड़का वाचन आयन नायक थोड़ी जाति द्वारा किया जाता है। पाबू जी का प्रसिद्ध मंदिर, पाबू जी का प्रसिद्ध मंदिर, प्रसिद्ध मंदिर। तो दोस्तों पाबू जी का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? कोलूमंड, जहाँ जन्म स्थान वहीं इनका मंदिर है, कोलूमंड। और ये पता है आपको कहाँ? जोधपुर। यहाँ पाबू जी का प्रसिद्ध मंदिर है, कहाँ? कोलूमंड, जोधपुर। और पाबू जी का प्रसिद्ध मेला लगता है चैत्र अमावस्या। प्रसिद्ध मेला क्या? प्रसिद्ध मेला। और ये कब लगता है? चैत्र अमावस्या, चैत्र अमावस्या। पाबू जी का प्रसिद्ध मंदिर कोलूमंड जोधपुर में है और पाबू जी का मेला लगता है वो चैत्र अमावस्या को लगता है। पाबू जी के मेले का मुख्य आकर्षक नृत्य, मुख्य आकर्षक नृत्य, आकर्षक नृत्य। तो पाबू जी के मेले का मुख्य आकर्षक नृत्य की बात आती है तब थाली नृत्य है, थाली नृत्य। समझ में आया? पाबू जी का प्रसिद्ध मंदिर कोलूमंड जोधपुर में है। पाबू जी के मेला लगता है वो चैत्र अमावस्या का लगता है। पाबू जी का मेले का मुख्य आकर्षक नृत्य थाली नृत्य है। आगे बढ़ते हैं। पाबू जी के पावड़े गाते समय, पाबू जी के पावड़े गाते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो माठ वाद्य यंत्र का, माठ वाद्य यंत्र, या इसे माठा भी कहते हैं, माठा वाद्य। पाबू जी के पवाड़े गाते समय माठ या माठा वाद्य यंत्र का प्रयोग भी किया जाता है। राजस्थानी लोक साहित्य में, राजस्थानी लोक साहित्य में पाबू जी को लक्ष्मण जी का अवतार बताया गया। किसका? लक्ष्मण जी का अवतार, लक्ष्मण जी का अवतार बताया गया है। पाबू जी के पवाड़े गाते समय माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। राजस्थानी लोक साहित्य में पाबू जी को लक्ष्मण जी का अवतार माना है। पाबू जी के जीवन पर प्रकाश डालने वाली पुस्तक, जीवन पर प्रकाश डालने वाली पुस्तक, पाबू जी के जीवन पर प्रकाश डालने वाली पुस्तक है, उसका नाम है पाबू प्रकाश। और इसका लेखक था कौन? बता सकते हो? लेखक का नाम था आशया मोडजी, आशया मोडजी। धन्यवाद दोस्तों, हमारा पाबू जी लोक देवता पूरा हुआ और आगे में मैं आपके लिए अच्छे वीडियो लाऊंगा। तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि मैं जो भी वीडियो लाऊं उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।